कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक साल, जी हां, सिर्फ एक साल, एक पूरे महाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं ठीक ऐसी ही एक घटना की, और वो साल था 1871। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? सिर्फ 365 दिनों में एक पूरे महाद्वीप की तकदीर कैसे बदल गई? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस दौर के यूरोप की जब सब कुछ संतुलन में था। फिर देखेंगे कि कैसे एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ, वो इतनी बड़ी शक्ति कैसे बना और कैसे उसके आने से पूरा का पूरा पावर बैलेंस ही बदल गया। और अंत में देखेंगे कि कैसे ये एक नई प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि इस बड़े बदलाव से ठीक पहले यूरोप का सियासी माहौल असल में था कैसा। जरा सोचिए, उस समय आज जैसा जर्मनी था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह मध्य यूरोप में ना जर्मन भाषा बोलने वाले दर्जनों छोटे छोटे राज्य थे जो पूरी तरह से बिखरे हुए थे। हाँ, नाम के लिए वो एक संघ का हिस्सा थे, पर असल में तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसी बड़ी ताकतें उन पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए हमेशा लड़ती रहती थीं। लेकिन ये जो बिखरा हुआ नक्शा था ना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला था। इतिहास बस एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लेने ही वाला था। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो एक आइडिया था वो था एकीकरण। मतलब बहुत सीधा सा था, इन सभी बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एक झंडे के नीचे लाना, एक लीडर के अंडर लाना और एक देश बनाना। और ये सब हुआ साल 1871 में। एक साल, बस एक साल, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और यूरोप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर सवाल तो ये है कि इतना बड़ा काम, ये एकीकरण आखिर हुआ कैसे? कौन सी ताकत थी इसके पीछे? किसका दिमाग था? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इतने सारे अलग अलग राज्यों को, जिनकी सबकी अपनी अपनी सोच थी, अपनी अपनी एम्बिशंस थीं, उन्हें एक साथ लाना, इसके लिए जबरदस्त ताकत चाहिए थी, जबरदस्त पॉलिटिकल विल चाहिए थी। तो वो कौन सा राज्य था जिसमें इतना दम था? वो राज्य था प्रशिया। जी हां, प्रशिया। अपनी मिलिट्री ताकत और अपनी इंडस्ट्रियल पावर के दम पर प्रशिया ही वो आर्किटेक्ट था जिसने इस पूरे एकीकरण को लीड किया। और इस पूरे प्लान के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क, जिनकी लॉ और रक्त यानी आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी ने ही एक नए जर्मन साम्राज्य की नींव रखी। और इसका असर तो जबरदस्त था और फौरन दिखा। ये जो नया जर्मन साम्राज्य बनाना, ये सिर्फ साइज में बड़ा नहीं था, ये इंडस्ट्रियली एडवांस था, इसकी मिलिट्री बहुत ताकतवर थी और इसकी आबादी भी बहुत ज्यादा थी। मतलब रातों रात यूरोप के स्टेज पर एक ऐसी सुपर पावर आ गई थी जिसे अब कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। अब जरा सोचिए, जब कोई इतनी बड़ी ताकत, इतनी जबरदस्त पावर अचानक से दुनिया के नक्शे के बीचों बीच आ जाए, तो वो सिर्फ एक नया देश नहीं बनाती, वो तो पूरे महाद्वीप का जो पावर बैलेंस है ना, उसे हिलाकर रख देती है। इस बदलाव को ना ऐसे समझ सकते हैं, 1871 से पहले क्या था? यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस के बीच एक ना नाजुक सा बैलेंस बना हुआ था। सब एक दूसरे को चेक में रखते थे। लेकिन 1871 के बाद सीन पूरी तरह बदल गया। मैदान में एक नया और बहुत ही ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी आ गया था। जहां पहले वो छोटे छोटे जर्मन राज्य थे, अब वहां एक विशाल जर्मन साम्राज्य खड़ा था। और इस बात ने खासकर फ्रांस की नींद उड़ा दी थी। तो फिर इस नए जर्मनी की दुनिया में जगह क्या थी, इसकी हैसियत क्या थी और इसका असर कितना दूर तक गया? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जर्मनी की ताकत सिर्फ फौज या पैसे की नहीं थी। नहीं, इस एकीकरण ने उसे यूरोप के पॉलिटिक्स का नया सेंटर बना दिया था। अब कोई भी बड़ा फैसला हो, चाहे वो डिप्लोमेसी से जुड़ा हो, ट्रेड से जुड़ा हो या फिर जंग का हो, जर्मनी को पूछे बिना उसे इग्नोर करके नहीं लिया जा सकता था। बस इतना बड़ा बदलाव था ये। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? सीधी सी बात है, 1871 वो साल था जब प्रशिया के लीडरशिप में बिखरे हुए जर्मन राज्य एक हो गए। इस एकीकरण ने यूरोप के सबसे ताकतवर देशों में से एक को जन्म दिया। इसने पूरे महाद्वीप का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया और इसने जर्मनी को वो राजनीतिक ताकत बना दी जिसके आसपास आने वाले कई दशकों तक दुनिया की पॉलिटिक्स घूमती रही। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इतिहास में कोई एक ताकत इतनी तेजी से ऊपर उठती है तो फिर आगे क्या होता है?
जो पुरानी शक्तियां हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना? जो लोग सच में अलग बनते हैं वे सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वे अपने सोचने और करने के तरीके से दुनिया को दिखाते हैं कि असल फर्क कैसे पैदा किया जाता है। ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर ही खुश रहते हैं। वही सोच, वही रास्ता, वही फैसले, क्योंकि भीड़ में चलना आसान होता है। वहां आपको सवाल नहीं पूछे जाते, वहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग अलग बनना चाहते हैं वे सबसे पहले अपनी सोच को बदलते हैं। वे भीड़ से हटकर सोचते हैं। वे वही सवाल पूछते हैं जो बाकी लोग पूछने से डरते हैं, क्यों और क्यों नहीं। दूसरी चीज जो उन्हें अलग बनाती है वो है डर के बावजूद कदम उठाना। डर तो हर किसी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को अपने आगे बढ़ने की वजह बना लेते हैं। जो लोग अलग बनते हैं वे इंतजार नहीं करते कि डर खत्म हो जाए, वे डर के साथ ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, लगातार करना। शुरुआत करना आसान है लेकिन उसे जारी रखना सबसे मुश्किल। कई लोग जोश में आकर शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं। वहीं जो लोग अलग बनते हैं वे रुकते नहीं, चाहे हालात जैसे भी हों। वे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि असली जीत एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। तो अगर आप भी सच में अलग बनना चाहते हैं तो याद रखिए, भीड़ से हटकर सोचिए, डर के बावजूद कदम उठाइए और सबसे जरूरी, लगातार करते रहिए, क्योंकि अंत में दुनिया उसी को याद रखती है जिसने अलग बनने की हिम्मत दिखाई।